नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प भू राजनीतिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। कहानी है 1991 के बाद की। उस वक्त दुनिया में अमेरिका का एक छत्र राज था, बिल्कुल एक मोनोलिथ की तरह। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। दुनिया अब एक मोज़ाइक बन गई है, जहां कई नई क्षेत्रीय ताकतें एक साथ उभर कर सामने आई हैं। आज हम इन्हीं नए पावर सेंटर्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व के नए विकल्पों की, यूरोपीय संघ की ताकत और कमजोरियों की, आसियान के शांति मॉडल की, चीनी अर्थव्यवस्था की उस महान छलांग की, और आखिर में जानेंगे इन सब के बीच भारत की स्थिति के बारे में। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के नए विकल्प और शीत युद्ध के बाद की वास्तविकता। इस पूरी कहानी का बेस असल में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही बन गया था। उस वक्त दुनिया दो खेमों में बटी थी। लेकिन फिर आता है 1991 का साल, जब सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसके बाद दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। लेकिन क्या किसी एक देश का दबदबा हमेशा कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। जानकारों को उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि इस एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से नई ताकतें जरूर उभरेंगी। इसी सिलसिले में हमारी दूसरी थीम है यूरोपीय संघ, एक ऐसा विशालकाय ढांचा जो आर्थिक हथियारों से लैस है। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठकर यूरोप ने खुद को एक महाशक्ति में कैसे बदला होगा। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, इसे स्टेप बाय स्टेप बनाया गया। शुरुआत हुई 1948 में, जब अमेरिका की मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप को वित्तीय मदद मिली। फिर 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप बना। इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई और आखिरकार 1992 की मास्ट्रिच संधि के साथ ऑफिशियली यूरोपीय संघ यानी ईयू वजूद में आया। आज इनका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है और अपनी एक साझी करेंसी भी है। इनका इकोनॉमिक पावर हाउस देखिए। साल 2005 में ही इनकी कुल जीडीपी 12,000 अरब डॉलर के पार थी, जो उस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर थी। 2016 आते आते ये आंकड़ा 17,000 अरब डॉलर हो गया और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इनकी जो साझी करेंसी है ना, यूरो, उसे आज भी अमेरिकी डॉलर के दबदबे के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर विकल्प माना जाता है। लेकिन हर ताकतवर चीज में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी दिक्कत है आपसी सहमति। 2016 में जब जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट करके खुद को इससे अलग किया, तो वो एक बड़ा झटका था। इससे पहले 2003 में भी सभी देशों के लिए एक साझा संविधान बनाने की कोशिश बुरी तरह फेल हो चुकी थी। और इनकी विदेश नीति, वहां भी अक्सर मतभेद दिखते हैं। जैसे इराक पर अमेरिकी हमले का ब्रिटेन ने तो साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने उसका कड़ा विरोध किया। एक साथ इतने देशों को एक ही बात पर राजी रखना यकीनन इस संघ की सबसे बड़ी चुनौती है। अब चलते हैं एशिया की तरफ। हमारा तीसरा हिस्सा है आसियान, एक ऐसा समूह जिसने शांति और विकास का नया रास्ता चुना। अगर हम आसियान के इस झंडे को देखें तो इसके बीच में धान की 10 बालियां दिखाई देती हैं। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के उन 10 सदस्य देशों का प्रतीक हैं जो आपस में गहरी दोस्ती और एकता के धागे से बंधे हैं। 1967 में सिर्फ 5 देशों से शुरू हुआ ये सफर आज 10 देशों के एक मजबूत परिवार में बदल चुका है। इनकी सफलता का राज छिपा है इनकी कूटनीति में, जिसे दी आसियान वे कहा जाता है। ये असल में एक अनौपचारिक और सहयोगात्मक तरीका है, जिसमें टकराव की कोई जगह नहीं है। हर विवाद को बातचीत और आपसी सम्मान से सुलझाना ही इनका मूल मंत्र है। जरा सोचिए, कभी उपनिवेशवाद और भारी गरीबी की मार झेलने वाले इन देशों ने सिर्फ इस एक नीति की बदौलत आज कितनी तेजी से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता हासिल कर ली है। इस तेज विकास को सही दिशा देने के लिए 2003 में आसियान ने 3 मुख्य पिलर्स खड़े किए। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय, ताकि सदस्य देशों के बीच शांति बनी रहे। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय, जो मुक्त व्यापार और एक साझा बाजार पर फोकस करता है। और तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जो इन देशों की अलग-अलग संस्कृतियों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाता है। अब हम बात करेंगे एक और बड़ी ताकत की। हमारा चौथा विषय है चीनी अर्थव्यवस्था का महान उत्थान, सोते हुए ड्रैगन का जागना। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की जिस तरह से कायापलट की, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। 1978 से पहले का चीन एकदम अलग था।
एक बंद अर्थव्यवस्था। सोवियत मॉडल पर चलने वाला ऐसा देश जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था और पूंजीवादी दुनिया से उनका कोई नाता नहीं था। लेकिन 1978 के बाद पासा पलट गया। चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, धीरे धीरे चीजों का निजीकरण किया, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और खुद को ग्लोबल ट्रेड के साथ पूरी तरह से जोड़ लिया। इस पूरे बदलाव के पीछे का मास्टर स्ट्रोक था सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चीन ने कुछ खास इलाके चुने, वहां बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और टैक्स में भारी छूट जैसी सुविधाएं दी। मकसद एकदम साफ था, विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करना। और ये आइडिया इतना सुपरहिट हुआ कि आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, सब समझ आ जाएगा। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए। 1973 में उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा। 1978 में ऐतिहासिक ओपन डोर पॉलिसी आई। 1982 में जब खेती का निजीकरण हुआ तो प्रोडक्शन में गजब का उछाल आया। और फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल होकर चीन ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी एक पक्की और मजबूत जगह बना ली। पर रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस जादुई विकास की चीन ने एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई है। आज वहां 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में हैं। बहुत तेजी से हुए औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। और सबसे चिंताजनक बात है वहां की बढ़ती असमानता। शहरों में रहने वाले लोग तो बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गरीबी आज भी बरकरार है। विकास के इस मॉडल ने अमीर और गरीब के बीच एक बहुत गहरी खाई खोद दी है। तो चलिए अब अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भारत और उभरती शक्तियां। इस नई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत खुद को कैसे नेविगेट कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन की। शुरुआत में दोनों देशों के रिश्ते काफी उम्मीदों से भरे थे। 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था, उसने दोनों के बीच 5 सिद्धांत तय किए थे। ये सिद्धांत थे एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, कभी एक दूसरे पर हमला न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता बनाए रखना और शांति से साथ साथ रहना। ये वो समय था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजा करते थे। लेकिन ये कूटनीतिक मिठास ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। 1962 में सीमा विवाद ने एक युद्ध की शक्ल ले ली। इस टकराव के पीछे मुख्य रूप से तिब्बत का मुद्दा और सीमा पर बस्तियां बसाने को लेकर हुआ विवाद था। 1962 के उस संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों का डायनामिक्स पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उसके बाद दशकों तक एक गहरा अविश्वास बना रहा। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। सीमाओं पर तनाव के बावजूद इकोनॉमी का गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर ही जाता है। इस चार्ट को देखिए। 1999 के बाद से भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 30% की जबरदस्त दर से बढ़ा है। ये साफ दिखाता है कि आज की दुनिया में आर्थिक निर्भरता कितनी बड़ी चीज है। राजनीतिक विवाद चाहे जो भी हो, व्यापार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। और भारत सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। भारत ने आसियान देशों के साथ अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए पहले लुक ईस्ट और अब एक्ट ईस्ट नीति पर काम किया है। इसके तहत भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड जैसे आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। मकसद साफ है, क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत करना और एशिया में अपनी एक स्थिर और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और भविष्य की ओर देखने वाला सवाल सामने आता है। कुछ अनुमानों के मुताबिक क्या 2040 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन पाएगा? एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय दुनिया के इस मोज़ेक में भारत अपनी जगह कैसे और कितनी मजबूत करता है, ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है। ग्लोबल पावर के इस बिसात पर नजर बनाए रखना अब और भी जरूरी हो गया है।